Hey guys, welcome back to the channel. So today we'll start our new topic that is coordination compound. ठीक है, जो ये टॉपिक है ये आपको पता ही होगा, ये CSIR गेट और जैम तीनों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इवन नेट गेट में तो जो कोऑर्डिनेशन और OMC से आपका 50 to 60% इनऑर्गेनिक का कंप्लीट हो जाता है। सो इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो आज आज से हम अपनी कोऑर्डिनेशन की सीरीज़ जो है स्टार्ट करेंगे और जितनी भी हमारी जो नेमिंग रिएक्शंस जो बच की हैं वो मैं आपको किसी दिन एक ही वीडियो में कंप्लीट करा दूंगी, छोटे मोटे जो रिएक्शंस और बच की हैं हमारी। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्टली जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होता है वो कौन से कंपाउंड को हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बोलते हैं। देखो इसकी डेफिनेशन क्या है। द ट्रांजिशन मेटल्स form a large number of complex compounds in which the metal atom are bound to a number of anions or neutral molecules by sharing of electrons। क्या कहता है कि एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड होगा, ठीक है, जिसके अंदर इन विच जो मेटल एटम है, जो ट्रांजिशन मेटल एटम है, वो किससे बाउंड होगा? नंबर ऑफ एनायन से या न्यूट्रल मॉलिक्यूल से। और कैसे बाउंड होगा? बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल देती हूँ आपको। सपोज ये क्या है? एक ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है। ये इस तरह से बाउंडेड है NH3 से, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और ये क्या इस तरह से इस बॉक्स के बीच में बंद होता है। तो इस कंपाउंड को हम क्या बोलेंगे? कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जिसके अंदर एक ट्रांजिशन मेटल एटम, ठीक है, सराउंडेड है बाय द नंबर ऑफ आयंस या न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स और बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो नाइट्रोजन के पास जो इलेक्ट्रॉन है वो अपने क्या दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है वो इस कोबाल्ट को क्या कर रहे हैं? शेयर कर रहा है। तो इस तरह से जो हमारा कंपाउंड बनता है, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनता है, उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ठीक है। और ये जो बॉन्ड बन रहा है इन दोनों के बीच में, इसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ठीक है, जिसमें जो नाइट्रोजन अपने दोनों इलेक्ट्रॉन जो है कोबाल्ट को शेयर कर रहा है। इसके और एग्जांपल्स ये भी हो सकते हैं, क्लोरोफिल, हीमोग्लोबिन, विटामिन B12, ठीक है, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं। जैसे हीमोग्लोबिन में आपके पास आयरन होता है, ट्रांजिशन मेटल, ठीक है। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम होता है, विटामिन B12 में कोबाल्ट ही लेते हैं हम, ठीक है। सो ये सारे जो हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एग्जांपल हैं, ठीक है। अब हमारे मतलब सिलेबस में, नेट गेट के सिलेबस में, ठीक है, ज़्यादा बेसिक्स तो मतलब एडवांस लेवल पे ही हम इसको पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन को। तो मैं जो थोड़ा बहुत इसका बेसिक जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको कवर करा दूंगी पहले। तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे थ्योरीज अपनी, थ्योरीज ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। वैसे सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो हमारे लिए क्रिस्टल फील्ड थ्योरी है, ठीक है। बट जो इसकी उससे पहले जो 2-3 थ्योरीज हैं उनकी भी नॉलेज होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले जो इसकी थ्योरी आई थी वो तो वर्नर थ्योरी, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे वर्नर थ्योरी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में। अब देखो वर्नर थ्योरी में अकॉर्डिंग टू वर्नर देयर एग्जिस्ट 2 टाइप्स ऑफ वैलेंसीज, ठीक है। 2 टाइप ऑफ वैलेंसी जो एटम्स की वो एग्जिस्ट करती है अकॉर्डिंग टू वर्नर। कौन कौन सी वैलेंसीज होती हैं? प्राइमरी वैलेंसी एंड सेकेंड वन इज सेकेंडरी वैलेंसी, ठीक है। प्राइमरी वैलेंसी के में क्या होता है? प्राइमरी वैलेंसी क्या शो करता है? ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल, ठीक है, ये प्राइमरी वैलेंसी शो करती है। और जो सेकेंडरी वैलेंसी है वो कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ मेटल शो करता है, ठीक है। सेकेंड चीज इसमें आती है, जो प्राइमरी वैलेंसी है इज आयनिक, ठीक है। जो आयनिक बॉन्ड बनाता है ना
इसके अंदर जो हमारा ये कंपाउंड होगा, कॉम्प्लेक्स होगा, इसके अंदर जो आयनिक बॉन्ड बनाएगा वो हो गए प्राइमरी वैलेंसी, और इसके अंदर सेकेंडरी में जो कोवलेंट होगा वो हो गए सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है। थर्ड आता है, ये होती है नॉन डायरेक्शनल। ये हम कुछ डिफरेंसेस देख रहे हैं, इनमें दोनों में डिफरेंस क्या है। ये होता है डायरेक्शनल। ठीक है। फोर्थ, प्राइमरी वैलेंसी कैन नॉट डिसाइड द जियोमेट्री ऑफ कंपाउंड। ठीक है, कैन नॉट डिसाइड ज्योमेट्री। ये जो है कंपाउंड की ज्योमेट्री डिसाइड नहीं कर सकता। डिसाइड ज्योमेट्री। ज्योमेट्री क्या, कि जो हमारा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है वो ऑक्टाहेड्रल है, स्क्वायर प्लानर है, क्या है उसकी एक्चुअली ज्योमेट्री क्या है। फिफ्थ, इट इज सेटिस्फाइड बाय अनायंस ओनली। ठीक है। और इसमें आता है अनायन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल। अनायन एज वेल एज न्यूट्रल मॉलिक्यूल, इसमें दोनों होते हैं। सिक्स चीज आती है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय डॉटेड लाइन। इसको डॉटेड लाइन से आप रिप्रेजेंट करते हो और इसको सॉलिड लाइन से। सेवंथ जो आता है, इट इज आयनाइजेबल। ये क्या है, आयनाइजेबल है। और ये क्या है, नॉन आयनाइजेबल। ठीक है। सो ये कुछ डिफरेंसेस थे। अब हम इनके एग्जांपल देखते हैं। कंपाउंड के अंदर आप कैसे शो करते हो, कैसे निकालते हैं कि प्राइमरी वैलेंसी कितनी है और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है। ठीक है, ये है आपके पास। और देखो इसको लिखेंगे जब हम, NH3 6 NH3 अटैच है और ये क्या कर रहे हैं, कोबाल्ट के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए हुए हैं। ठीक है। और 3 क्या है हमारे पास, क्लोरीन। ठीक है। ये जो 3 क्लोरीन है, ये कौन सा बॉन्ड बना रखा है इन्होंने, आयनिक बॉन्ड। और आयनिक बॉन्ड को हम डॉटेड लाइन से शो करते हैं, और कोऑर्डिनेट जो हमारा बॉन्ड है, सॉरी कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो है या कोवलेंट कह सकते हो, वो क्या करते हैं, सॉलिड लाइन से उसको शो करते हैं। ठीक है। अब देखो ये जो है, ये क्या है, कोऑर्डिनेशन नंबर शो कर रहा है इसका, मतलब सेकेंडरी वैलेंसी। और ये क्या डिसाइड करता है, ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है मेटल की, ये प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर पता है ना क्या होता है, कि जो हमारा मेटल एटम है, जो हमारा सेंट्रल मेटल एटम है, वो कितने आपके पास अनदर कितनी चीज़ों से सराउंडेड है, कितने मॉलिक्यूल से, कितने एटम से सराउंडेड है, वो होता है उसका कोऑर्डिनेशन नंबर। तो यहाँ पे जैसे कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। ठीक है। और ये जो है क्लोरीन, ये क्या करता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिसाइड करता है। मतलब यहाँ पे देखो ये तो न्यूट्रल है, इसके ऊपर कितना चार्ज है, -1। सो यहाँ कोऑर्डिनेट कितने ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है। तो ये चीज ये डिसाइड करती है इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब प्राइमरी वैलेंसी, और ये सेकेंडरी वैलेंसी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर। ठीक है। जैसे एक सेकंड एग्जांपल एक और देखो, अब इस तरह से है। ठीक है। इसको जब आप लिखोगे, फाइव तो आपके पास क्या दिया हुआ है, NH3 लिखो, 5 NH3 है, और एक गिवन है क्लोरीन। ठीक है। और 2 बाहर क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए, सॉरी आयनिक बॉन्ड बनाए हुए हैं, और ये सारी कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रखे हैं। ठीक है। तो अब ये जो क्लोरीन है, ये जो है, ये तो सिर्फ कोऑर्डिनेशन नंबर डिसाइड कर रहे हैं, सेकेंडरी वैलेंसी। अब यहाँ पे ये जो क्लोरीन लगा हुआ है ना, ये क्या कर रहा है, फॉर्म्ड कोऑर्डिनेट
एज वेल एज आयनिक बॉन्ड। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट और आयनिक दोनों बॉन्ड बनाता है। ठीक है, मतलब मीन्स शो बोथ प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी। ये जो है प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों वैलेंसी को शो करेगा। मतलब ये इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी डिसाइड करेगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट को डिसाइड करने में भी ये इसका रोल होगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे दोनों जो है वैलेंसी डिसाइड कर रहा है। ठीक है, सो ये हो गए इसके दो एग्जांपल्स कि हम कॉम्प्लेक्सिस के अंदर कैसे अपनी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी को शो करते हैं। ठीक है, अब देखो कुछ एविडेंसेस आते हैं इन फेवर ऑफ वर्नर्स थ्योरी, जो थोड़े से इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं पहले। एविडेंसेस इन फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी। फर्स्ट आता है प्रेसिपिटेशन मेथड। प्रेसिपिटेशन मेथड, और देखो इसमें क्या होता है ना, हम इस तरह से यही जो हमने यहाँ पे बनाए थे वही देखते हैं कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, ये चीज़ है, और सेकंड में है यहाँ पे 5NH3 और यहाँ पे है 4NH3। ठीक है, अब इसको लिखोगे जैसे हम कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के फॉर्म में, तो ये 6NH3 है और 3Cl कहाँ जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, 5NH3 है, तो मतलब एक क्लोरीन अंदर, दो क्लोरीन बाहर, इसको ऐसे लिख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है, 4NH3, एक दो क्लोरीन और एक क्लोरीन बाहर। ठीक है, अब इसको इसने रिएक्शन कराई इसकी AgNO3 के साथ, तीनों की AgNO3 से। ठीक है, सो यहाँ से हमें क्या मिला, यहाँ से क्या मिलेगा, ये जो AgCl है ये बाहर चला जाएगा, और यहाँ से बना क्या, ठीक है, इस Ag ने ये Cl लेके चला गया और इसकी जगह आ गया ये NO3। ठीक है, यहाँ पे जो अंदर वाला क्लोरीन है वो तो अंदर ऐसे ही रहेगा। ठीक है, उसको उसका बॉन्ड नहीं ब्रेक कर सकते। जो क्लोरीन है, ये जो पार्शियल बॉन्ड इसने बनाया हुआ है डॉटेड लाइन से, ये आपका Ag लेके चला जाएगा और इसकी जगह आ जाएगा NO3। ठीक है, नेक्स्ट ये जो है दो क्लोरीन है, ये एज इट इज रहेंगे और यहाँ इस Ag की जगह आ जाएगा, सॉरी Cl की जगह आ जाएगा NO3। ठीक है, मतलब ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जो हमारे ये कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड हुए हैं, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बने हैं, इनमें जो ये NH3 है, ये ही क्या शो कर रहा है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब इसकी सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक है, और यहाँ से ये जो क्लोरीन है ये प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी दोनों शो कर रहा है, बिकॉज ये कोऑर्डिनेशन नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट दोनों में रोल प्ले कर रहा है। सेम एज यहाँ पे दो क्लोरीन लगे हुए हैं, तो ये भी जो है प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसी शो करेंगे। तो ये एक एविडेंस है इन फेवर ऑफ वर्नर थ्योरी कि अगर आप प्रेसिपिटेशन मेथड से इस तरह से भी देखते हो ना, तब भी हमारे पास जो कॉम्प्लेक्सेस में प्राइमरी एज वेल एज सेकेंडरी वैलेंसीज दो शो करते हैं, जो हमारे लिगेंड्स होते हैं। ठीक है, जो सेंट्रल मेटल एटम्स के साथ जो लिगेंड अटैच होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आता है सेकंड एविडेंस, दैट इज कायरोस्कोपिक मेजरमेंट। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज है ना, जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं हम, डिप्रेशन, फ्रीजिंग पॉइंट, ऑस्मोटिक प्रेशर वगैरह, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज किसके प्रोपोर्शन होती है, नंबर ऑफ मोल्स पर मॉलिक्यूल। ठीक है, वो कैसे, देखो जैसे अब किसी बीकर में हमने यहाँ सिर्फ क्या लिया हुआ, वाटर लिया हुआ है,
सपोज सेकेंड बीकर है, उसमें वाटर प्लस NaCl लिया हुआ है, ठीक है। थर्ड है, जैसे इसमें हमने वाटर ले लिया और 2 NaCl के मोल्स 2 ले लिए, ठीक है। अब देखो इसमें जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो होगा 0 डिग्री सेल्सियस। इसमें जैसे जो नंबर NaCl आ गया, ठीक है, तो यहाँ से एक Na एक Cl है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट जैसे -2 डिग्री सेल्सियस होगा। यहाँ पे 2 Na 2 Cl, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट एट इज -4 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या शो हो रहा है कि जो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीज इन नंबर ऑफ मोल्स। जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज कर रहे हैं ना, जैसे NaCl का यहाँ पे 0 मोल थे, 0 NaCl थे, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2, जैसे जैसे हम नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज होगा, ठीक है। अब मतलब इसको आप, ये तो इन जनरल में था, इसको आप देखो कॉम्प्लेक्सेस में हम कैसे देखते हैं। 3 वैसे कॉम्प्लेक्स लेंगे, सॉरी 3 कंपाउंड लेंगे, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स ये है। अब जैसे इसको लिखते हैं हम 6NH3, यहाँ से Cl3 बाहर, इसको लिखेंगे CONH3 5, और यहाँ पे एक Cl अंदर, 2 Cl2 बाहर, और इसको लिखेंगे CONH3 4, 2 Cl2 और एक Cl बाहर, ठीक है। अब देखो वाटर डाल दिया तो वो क्या करेगा, इस तीनों Cl को बाहर ले जाएगा, मतलब इसको ऐसे हम दिखा सकते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया और ये 3 Cl नेगेटिव ऐसे, ठीक है। सेम एज इसको CO, एक क्लोरीन अंदर है, ठीक है, तो 2 Cl नेगेटिव बाहर गए, है ना, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 पॉजिटिव, और इसको, इसमें 2 क्लोरीन अंदर हैं, तो यहाँ पे पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ये आ गया। अब देखो यहाँ पे जो नंबर ऑफ मोल्स बन रहे हैं, कितने बन रहे हैं, नंबर ऑफ मोल्स 3 ये, 1 ये, 3 और 1 4, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, 2 और 1 3, यहाँ पे कितने हैं 2, ठीक है। सो हमने अभी क्या बताया था कि डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, डिक्रीज होता है विद इंक्रीजिंग इन नंबर ऑफ मोल्स, कि जैसे जैसे नंबर ऑफ मोल्स इंक्रीज करेंगे ना वैसे वैसे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज हो गया, मतलब लिस्ट जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो इसका होगा, लिस्ट फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट थर्ड एक इसमें आता है मोलर कंडक्टेंस, ठीक है। मोलर कंडक्टेंस क्या होता है, इजी ऑफ फ्लो ऑफ आयंस, ठीक है, मतलब नंबर ऑफ कंडक्टेंस इजी ऑफ फ्लो ऑफ आयंस होते हैं, जैसे जैसे नंबर ऑफ आयंस कैरी चार्ज, मतलब जितना चार्ज वो कैरी करेंगे ना उतनी कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी, कंडक्टेंस इंक्रीज, हाई चार्ज लिख सकते हो, हाई चार्ज कंडक्टेंस इंक्रीजेस, ठीक है। हाई इज द चार्ज ऑन द आयंस, हायर विल बी द कंडक्टेंस, जैसे ये है CONH3 6, यहाँ पे +3, 3 Cl नेगेटिव बाहर निकाल दिए थे ना वो, मतलब उस तरह से, या फिर ऐसे लिख सकते हो CONH3 6 और यहाँ पे Cl3, इस पे भी तो मतलब +3 चार्ज है ना यहाँ पे, इसकी वजह से भी, या फिर सेकंड ले सकते हो ऐसे CONH3 5
Cl, Cl2, CONH3 4 Cl2 और Cl। ठीक है, अब देखो यहाँ पे +3 है, यहाँ पे +2 चार्ज है, यहाँ पे +1 चार्ज है। सो हाई द चार्ज कंडक्टेंस हाई, तो इस डायरेक्शन में कंडक्टेंस क्या होगी, इंक्रीज होगी। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट वार्नर्स थ्योरी। अब नेक्स्ट जो हमारी सेकंड थ्योरी है दैट इज वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब वो देख लेते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, उसकी कुछ पोस्टुलेट्स हैं, इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट्स हैं, वो पहले स्टडी करेंगे। ठीक है, ये जो आज का लेक्चर है ना, ये जैम के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, बिकॉज जैम से वर्नर्स और इसे वीबीटी वगैरह में क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो देखो इसकी पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट क्या है, अ मेटल एटम, अ मेटल केटायन और एटम मस्ट हैव वैकेंट, क्या होना चाहिए, वैकेंट s p और d ऑर्बिटल्स होने चाहिए मेटल में। ठीक है, सो दैट एकोमोडेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड्स। ठीक है, ताकि जो लिगेंड्स जो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं मेटल एटम को, वो उनको एकोमोडेट कर सके। ठीक है, जैसे मैंने ये आपको बताया था कि यहाँ पे जैसे कोबाल्ट है या कुछ भी जैसे NH3 वगैरह लगा हुआ है, तो ये ऐसे इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो जब इसके पास क्या होने चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए ना, तभी तो ये एकोमोडेट करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को लेगा। ठीक है, तो जैसे कोबाल्ट +3 है। ठीक है, इसमें वो क्या बनता है 3d6, जैसे 4s0 4p0 4f0 4d6। तो मतलब इस तरह से आपके पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल्स होने चाहिए। सेकेंड होता है suitable number of vacant orbitals of comparable to each other, energy mixed together to form a hybrid orbital, this is called hybridization। ठीक है, नेक्स्ट इसमें कॉन्सेप्ट आता है हाइब्रिडाइजेशन का, कि जब मतलब वैकेंट सुटेबल नंबर ऑफ वैकेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी मिक्स होती है ना, वैकेंट ऑर्बिटल्स की एनर्जी जब मिक्स होती है तो वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते हैं इसे। ठीक है, तो उनको बोला जाता है हाइब्रिडाइजेशन। थर्ड आता है filled atomic orbitals of ligand overlap with the vacant orbitals जो form a coordinate or covalent bond, कि जो filled atomic orbital हैं जब वो vacant orbitals के साथ overlap करते हैं तो एक coordinate bond बनता है। ठीक है, जैसे देखो अब यहाँ कोबाल्ट +3 की बात कर रहे हैं, कोबाल्ट 2+2। ठीक है, तो +2 में क्या होता है 3d7 4s0 और भी होते हैं 4p 4d 4f ऐसे होते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ लिखते हैं हम d ऑर्बिटल्स। ठीक है, p s और p। ठीक है, यहाँ पे s होगा s p और यहाँ पे होगा d। ठीक है, अब देखो इसमें जब आप इलेक्ट्रॉन स्पिल करोगे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो अब इस यहाँ पे वैकेंट नहीं है, तो जो वैकेंट ऑर्बिटल है वो इसकी क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन, मतलब sp3d2 इस तरह से हाइब्रिडाइजेशन होगी। ठीक है, अब फोर्थ चीज इसमें जो आती है वो होती है लिगेंड्स आर क्लासिफाइड इनटू 2 कैटेगरीज, एक होती है स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स, एक होते हैं वीक लिगेंड्स। ठीक है, जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स होते हैं ना उनमें टेंडेंसी होती है टू पेयर द इलेक्ट्रॉन, टेंडेंसी टू पेयर द इलेक्ट्रॉन्स, मतलब वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर सकते हैं, पेयर अप कर सकते हैं। बट इसमें नहीं, वीक लिगेंड वो उनके अंदर वो टेंडेंसी नहीं होती। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड के लिए मतलब कौन से स्ट्रॉन्ग होंगे कौन से वीक होंगे,
ठीक है। वो उसका मैं आपको पूरा एक सीरीज़ दे दूँगी, ठीक है, कि कौन से लिगेंड स्ट्रॉन्ग होते हैं, कौन से, जैसे हमारे पास जो हैलोजेंस हैं उनको वो वीक लिगेंड में आते हैं, या फिर जो कोबाल्ट है, साइनाइड है, ठीक है, ये सब स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स में आते हैं। ठीक है, अभी के लिए देखो और इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। फिफ्थ चीज़, फॉर ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस जो हाइब्रिडाइजेशन है विल बी ऑक्टाहेड्रल के लिए sp3d2 या फिर d2sp3। ठीक है, जो sp3d2 है वो क्या है, आउटर ऑर्बिटल्स, आउटर ऑर्बिटल से बनती है, जैसे ये बाहर वाले जो हो गया ऑर्बिटल्स sp3d2। ठीक है, और d2sp3 मतलब जिस तरह से अगर ये बाई चांस पेयर हो जाए, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन आगे, मतलब यहाँ वाले जो दो डी के ऑर्बिटल्स हैं अगर ये एम्प्टी हो, सो d2sp3, तो ये होती है आउटर से, ये बनती है इनर ऑर्बिटल से। ठीक है, नेक्स्ट आता है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल की जो हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गया या फिर sd3। ठीक है, इसका एग्जांपल है जैसे टिन टेट्राक्लोराइड होता है। ठीक है, इसकी हाइब्रिडेशन टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस है, तो इसकी हाइब्रिडेशन sp3 sp3 ये बनेगी। ठीक है, क्लियर है इतना। अब इसमें नेक्स्ट चीज़ क्या आती है, एग्जाम में आपके पास मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, जैम में वो क्या करता है, मतलब वैलेंस वीबीटी के साथ साथ मैग्नेटिक मूवमेंट, मैग्नेटिक मूवमेंट भी पूछ लेते हैं। ठीक है, तो एक शॉर्ट ट्रिक होती है मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की। ठीक है, वैसे तो इसका फॉर्मूला होता है ना रूट n×n+2। ठीक है, n के होते हैं जितने नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं डी ऑर्बिटल में। ठीक है, तो वो यहाँ पे रख के तो इस फॉर्मूले से आप फाइंड आउट कर सकते हो वैसे तो, बट एक ट्रिक देखो, जब अगर n की वैल्यू, इस n की वैल्यू 0 होगी, 1 2 3 4 5 होगी, तो कैसे लिखोगे, देखो 0 है तो 0 होगी, अगर 1 है तो यहाँ 1 लिख लो, 2 3 4 5। ठीक है, या लिखो 7 8 8 9 9। ठीक है, ये एक ट्रिक होती है, इसको ऐसे लेवल रख सकते हो, अगर 0 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 0, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1.7 होगी, 2 से 2.8, 3 से 3.8, 4 से 4.9, 5 से 5.9। ठीक है, ये मैग्नेटिक मूवमेंट निकालने की ट्रिक है, इसको अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज यहाँ से तो आप वेरीफाई कर ही सकते हो इस फॉर्मूले से। नेक्स्ट देखो, अब वीबीटी के एग्जांपल्स करने से पहले मैं आपको इसमें जो इम्पोर्टेंट फील्ड लिगेंड्स, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स वो लिखवा देती हूँ। ठीक है, मॉडरेटली स्ट्रॉन्ग लिगेंड और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, ये तो मैंने बता दिया। वीक क्या करते हैं, पेयरिंग नहीं करते, जो स्ट्रॉन्ग है वो पेयरिंग पेयर अप करते हैं इलेक्ट्रॉन्स को। ठीक है, जो वीक होंगे उसमें सारे हैलोजेंस आएंगे और आपका आएगा वाटर। ठीक है, मॉडरेटली वीक में आएगा NH3। स्ट्रॉन्ग फील्ड में आएंगे जो ट्रिपल बॉन्ड वाले होते हैं, ऑल ट्रिपल बॉन्ड, जैसे साइनाइड हो गया, CONO। ठीक है, या फिर कह सकते हो NO2। ठीक है, सो ये होते हैं स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड्स। ठीक है, अब एग्जांपल करते हैं इसके। फर्स्ट एग्जांपल देखो, कोबाल्ट Fe6 नेगेटिव। ठीक है, ये एग्जांपल है पहला। अब देखो कोबाल्ट में क्या मतलब इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3d7 4s2। ठीक है, अब कोबाल्ट +3 के लिए क्या आ जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 3d6 4s0 और 4p0 4d0। ठीक है, अब देखो लिखेंगे, ड्रॉ करेंगे इसको।
ये पी वाले थे और ये टी वाले हैं, 1 2 3। ठीक है, अब देखो 3d6 है तो करेंगे 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब ये क्या है, फ्लोरीन। मैंने अभी बताया था हेलोजन्स क्या होते हैं, वीक, तो ये पेयर अप नहीं कर सकता, मतलब ये इनको पेयरिंग नहीं कर सकता, इनकी पेयरिंग। सो आपको यहाँ पे क्या लेने पड़ेंगे, आउटर डी ऑर्बिटल्स। अब इसकी ये क्या ऑक्टाहेड्रल है, तो 6 चाहिए, 6 ऑर्बिटल्स, 1 2 3 4 5 6, मतलब sp3d2 ऐसे बनेंगे, sp3d2। ठीक है, आई थिंक क्लियर होगा। सेकंड एग्जांपल एक और देखो। अब साइनाइड हमने लगा दिया, ठीक है, वही कोबाल्ट +3, मतलब 3d6 4s0, सेम होगा, सेम करेंगे ड्रॉ, 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे क्या है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये क्या करेगा, इनकी पेयरिंग करेगा। ये यहाँ पे पेयर्ड अप, ये यहाँ पे पेयर्ड अप। ठीक है, सो 2 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हैं, सो अब यहाँ से बनेगी D2sp3, मतलब अब इनर ऑर्बिटल्स आप लोगे। ठीक है, इनर ऑर्बिटल्स हम लेंगे। अब देखो हम मैग्नेटिक मोमेंट भी साथ साथ निकाल लेते हैं। अब देखो यहाँ पे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कितने, 1 2 3 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब n की वैल्यू कितनी है 4, तो मैग्नेटिक मोमेंट कितनी आएगी 4.9। इसमें अनपेड इलेक्ट्रॉन्स एक भी नहीं अनपेड है, सो n की वैल्यू क्या है 0, सो मैग्नेटिक मोमेंट भी क्या आएगी 0। ठीक है, सो ये क्या हो गया, मैग्नेटिक मोमेंट 0 है, मतलब डायमैग्नेटिक। ठीक है, अब मैंने इसमें 3 चीज़ें आपको निकाल दी, इसके हाइब्रिडाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट एंड ये पैरा है या डाई है। ठीक है, ये तो हो गया, इतना आपको निकालना आ गया होगा। अब देखो 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स अब में इसके सॉल्व करेंगे। ठीक है, जो एक्सेप्शंस हैं कुछ और वो आ जाते हैं, मतलब एग्ज़ाम में पूछ लेता है वो। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको इंपॉर्टेंट मार्क करके ही चलना। इस तरह से गिवन है। ठीक है, अब ये क्या है, क्रोमियम। क्रोमियम, देखो अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी नहीं आती ना, तो वो पहले मैं सिखा देती हूँ। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम से पहले जो नोबल गैस कौन सी आती है, आर्गन। आर्गन का कितना होता है 18, क्रोमियम का कितना होता है 24 ना, 24, तो 18 कंप्लीट हो गए, तो कितने बचे और 6 बचे हुए हैं, तो यहाँ पे क्या आएगा 3d4 एंड 4s2, हो गए 24 कंप्लीट। अब यहाँ से इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, x, दैट इज -6 एंड -4, तो ये हो गया x इज इक्वल टू +2। ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, तो क्रोमियम आ गया +2 में, ये हो गया 3d4 4s0। ठीक है, अब इसको लिखेंगे, इसको करेंगे ड्रॉ हम। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4, अब यहाँ पे क्या है, साइनाइड है, तो ये क्या हो जाएगा, पेयर हो जाएगा, तो करो पेयर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्यों नहीं पेयर किया, ये भी तो पेयर हो सकता था। ठीक है, अब देखो अगर आप इसको भी पेयर कर देते हो ना, तो यहाँ पे ये भी एम्प्टी हो जाता है, तो मतलब डी में 3 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो जाते हैं, तो हमारे पास D3sp2 ये बनेगी। बट ये तो ऐसी कोई हाइब्रिडेशन ही नहीं होती, D3sp2 तो कोई हाइब्रिडेशन होती ही नहीं ना। हाइब्रिडेशन कौन सी होती है, D2sp3 होती है ना। तो इसके लिए हम इसको पेयर नहीं करेंगे, बिकॉज अगर इसको पेयर कर देते हैं तो यहाँ पे डी के हमारे पास 3 ऑर्बिटल्स एम्प्टी हो जाते हैं। ठीक है, जो मतलब नहीं आता। सो इसको इससे क्या बनेगी, इसकी हाइब्रिडेशन D2sp3। ठीक है, मैग्नेटिक मोमेंट अगर आपको निकालनी है, एन की वैल्यू 2, न्यू आएगा 2.8। क्लियर है। फोर्थ एक और एग्जांपल आता है, इंपॉर्टेंट है ये भी।
देखो ये होते हैं कोबाल्ट CN6 4 नेगेटिव। ठीक है, अब देखो कोबाल्ट की क्या होती है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D7 4s2 ये होती है वैसे तो। अब अगर कोबाल्ट +2 लोगे 3D7 4s0 बनेगा। ठीक है, अब इसको अगर आप लिखोगे ऐसे 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, अब यहाँ पे क्या साइनाइड है तो क्या करेंगे पेयर अप करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा पेयर अप हो जाएगा। छः बन गए हटाओ तो ये हो गया 1 2 3 4 ये आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो गया एक एम्प्टी बचा हुआ है डी का एक ऑर्बिटल एम्प्टी बचा हुआ है एस और इधर पी मतलब आगे एम्प्टी है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं अब हमारे पास हमें तो D2sp3 बनाने के लिए 2 एम्प्टी चाहिए। D2sp3 बनाने के लिए 2 एम्प्टी चाहिए। ठीक है, तो इस ये वाला जो एक मतलब है ना यहाँ पे ये जो बचा हुआ है अनपेड इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेंगे इस ऑर्बिटल में ट्रांसफ़र करेंगे। मतलब कैसे, ठीक है ऐसे बनाओ। यहाँ पे आ गया जो पेरी वाले हैं वो सारे आ जाएंगे यहाँ पे और ये जो ये वाला है ये इसमें चला गया 4D में। ये 3D था, ये 4s था, 4p था और ये था 4D में चला गया। ठीक है, अब इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनी डेट इज़ D2sp सॉरी हाइब्रिडाइजेशन है डेट इज़ D2sp3। ठीक है, इसका रीज़न मैं बताऊंगी अभी वेट करो। ठीक है, इसके सिमिलर एक और एग्जांपल है पहले वो करते हैं फिर मैं आपको इसका रीज़न बताऊंगी कि ये यहाँ से इस ऑर्बिटल में क्यों गया क्यों ट्रांसफ़र हुआ। एक और 5th एग्जांपल देखो फिर ये भी इम्पोर्टेंट है। ये है CONO2। ठीक है, ये एग्जांपल है सेम कोबाल्ट +2 में 3D7 4s0 सेम कॉन्फ़िगरेशन बनेगी। NO2 वही स्ट्रॉन्ग फील्ड है पेयर करेगा। ठीक है, मैं सेम ही लिख रही हूँ अब सोल्व कर लेना चाहिए सेम बनेगा। यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो ये बनी D2sp3 ये भी। ठीक है, अब देखो इसका रीज़न क्या होता है ना क्यों ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र हुआ। ये जो दोनों है ना ये कॉम्प्लेक्स और ये दोनों क्या है बहुत स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स हैं। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब क्या होता है ये रिडक्शन करता है दूसरे की रिडक्शन करता है और खुद की क्या करता है ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब खुद की ऑक्सीडेशन का मतलब क्या है लूज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, मतलब जो इलेक्ट्रॉन्स है ना इसके पास इसको क्या करता है लूज करता है। सो बहुत कॉम्प्लेक्स लूज द इलेक्ट्रॉन्स ईजिली। सो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आउटर डी ऑर्बिटल में चले जाएंगे। दोनों जो हैं कॉम्प्लेक्सेस अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज कर देगा कि बिकॉज ये क्या कर रहा है अपनी ऑक्सीडेशन कर रहा है क्योंकि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं अपनी ऑक्सीडेशन करते हैं दूसरे की रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ से ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये आउटर डी ऑर्बिटल में चला जाएगा इसको ईजिली लॉस कर देगा ये। ठीक है, तो इनकी हाइब्रिडेशन बनेगी D2sp3। ठीक है, अब अगर आप इस मतलब इनकी आपको मैग्नेटिक मोमेंट निकालनी है तो एन की वैल्यू कितनी आएगी इसको देख के 0 मत लिख देना यहाँ पे ये तो पेयर है सारे। यहाँ पे एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स है इसमें तो यहाँ आएगा 1 और न्यू मैग्नेटिक मोमेंट आएगी 1.7। सेम इसमें एन है 1.7। ठीक है, अब इसके कुछ एग्जांपल्स आप खुद से सॉल्व करना। देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको लिख के दे रही हूँ आप सॉल्व कर सकते हो। 5 मैंने करा दिए। छठा एग्जांपल इसका बनेगा कोबाल्ट CN4 2 नेगेटिव। ठीक है, इसका आंसर मैं भी लिख के दे रही हूँ आप सॉल्व कर लेना।
DsP2 बनेगी। ठीक है, वो सॉल्व करना आप कैसे बनेगी। ये टेट्राहेड्रल है, ये याद रखना, आप टेट्राहेड्रल मत ले लेना इसको। एक और टेट्राहेड्रल का ही sp3। ठीक है, अब एक ऑक्टा का ले लो। ये बनेगी D2sp3। ठीक है, ये आप सॉल्व कर सकते हो। अगर कोई सॉल्व नहीं हुआ तो मुझे बता देना कमेंट में, कमेंट सेक्शन में, देन मैं सॉल्व करा दूंगी। ओके, सोया ये। ठीक है, ये हो गया आपकी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब नेक्स्ट इसमें बस इसकी लिमिटेशंस बची हुई हैं, हम लिमिटेशंस कवर कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर हम क्रिस्टल फील्ड थ्योरी स्टार्ट करेंगे। देखो लिमिटेशंस में क्या आता है, फर्स्ट जो लिमिटेशन है, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर ऑफ लिगेंड। ठीक है, नेचर ऑफ लिगेंड के बीच में के बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है। नेचर ऑफ लिगेंड क्या मतलब, जैसे ये कहते हैं ना कि कुछ लिगेंड स्ट्रॉन्ग है, कुछ लिगेंड वीक हैं, बट वाई, कुछ स्ट्रॉन्ग क्यों है, कुछ वीक क्यों है, उनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन इसने नहीं दी है। तो नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द नेचर ऑफ लिगेंड्स, वाई सम ऑफ देम आर स्ट्रॉन्ग एंड वाई सम ऑफ देम आर वीक लिगेंड्स। ठीक है, सेकंड आता है इसमें नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी है पेयरिंग क्यों होती है इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग फील्ड, कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड जब प्रेजेंट होगा उसमें पेयरिंग क्यों होती है, कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है ऐसी। थर्ड, देयर इज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द कलर एंड इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा। ठीक है, कलर और इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा के बारे में कुछ नहीं बताया इसने। फोर्थ आता है देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द डेविएशन ऑफ एक्सपेरिमेंटल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट। ठीक है, इसमें से मतलब कुछ एग्जांपल ऐसे हैं जिनमें क्या होता है कि मैग्नेटिक मूवमेंट की वैल्यू डेविएट करती है। ठीक है, कि मतलब जो मैग्नेटिक मूवमेंट आप फॉर्मूला से निकालते हो ना, और जो एक्सपेरिमेंटल मैग्नेटिक मूवमेंट है वो मैच नहीं करती। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल जो मैग्नेटिक मूवमेंट है और जो फॉर्मूला से जो स्पिन मैग्नेटिक मूवमेंट आप निकालते हो, ये दोनों क्या करती है, मैच नहीं करती। फिफ्थ, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और मैग्नेटिक मूवमेंट एंड मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। मतलब टेम्परेचर का मैग्नेटिक मूवमेंट और मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट है, वो इसने कुछ नहीं बताया। सिक्स्थ, नो एक्सप्लेनेशन ऑफ रिएक्शन मैकेनिज्म एंड काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, जैसे आप रिएक्शन मैकेनिज्म ऑर्गेनिक में पढ़ते हो ना, न्यूक्लियोफाइल आया, अटैक किया इलेक्ट्रोफिलिक फाइल के ऊपर, मतलब वो सब चीज़ें। ठीक है, तो वो इसमें भी होती है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में भी जो है रिएक्शन मैकेनिज्म चलता है, बट इसने रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में कुछ नहीं बताया। या काइनेटिक्स कैसे, रेट, काइनेटिक्स ऑफ कॉम्प्लेक्सेस क्या, रेट के बारे में। ठीक है, कौन सी रिएक्शन स्लो है, कौन सी फास्ट है, कुछ नहीं इसने बताया। नेक्स्ट सेवंथ, देयर वाज नो एक्सप्लेनेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस लाइक। ठीक है, कि कुछ कॉम्प्लेक्सेस ऐसे हैं, जैसे ये कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, ये जो है sp2d शो करता है, टेट्राहेड्रल है, sp2d शो करता है। मतलब इसके बारे में इसने कुछ नहीं एक्सप्लेन किया कि ये कॉम्प्लेक्स जो है इसकी जो हाइब्रिडाइजेशन है वो ये क्यों है। ठीक है, ये तीन कॉम्प्लेक्सेस नोट कर लेना, ये तीन कॉम्प्लेक्सेस हैं जिनकी sp2d है। इनके बारे में कोई एक्सप्लेनेशन नहीं है कि इनकी हाइब्रिडाइजेशन ऐसे वेरी क्यों करी। ठीक है, इसके बारे में इसने कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। देयर वाज नो एक्सप्लेन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ सम कॉम्प्लेक्सेस लाइक दिस, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, सो यार ये थी इसकी लिमिटेशंस। अब जो ये इसकी ड्रॉबैक्स थी ना वीबीटी की, जो क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के अंदर, ठीक है, उसने इन सभी लिमिटेशंस को कंप्लीट किया।
ठीक है। मतलब नेक्स्ट थ्योरी तभी आती है ना जब पिछली फेल हो जाती है, और वो उसके फेलियर्स को क्या करता है, ओवरकम करता है, तभी तो नेक्स्ट थ्योरी की डिस्कवर होती है ना। सो नेक्स्ट जब हम CFT पढ़ेंगे तो इन सारी चीज़ों के बारे में वहाँ पे डिस्कस होगा, ठीक है। सो या इस वीडियो में इतना ही। स्टे ट्यून्ड फॉर अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू सो मच।